अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू द शो बात कारोबार की। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। नाजरीन, मार्केट के सेंटिमेंट्स के हवाले से बात की जाए तो आज के दिन कुछ सेलिंग हम देख सकते हैं कि मार्केट के अंदर जो है वो कुछ आज सेलिंग देखी गई, जिसका इम्पैक्ट हमने काफ़ी हद तक एक फ्लैट नोट, एक रेंज बाउंड सिचुएशन विटनेस कर सकते हैं हम। इसके साथ साथ ओवरऑल सेंटिमेंट्स अगर देखा जाए इन्वेस्टर्स के जानिब से तो बाय ऑन डिप्स का ऑप्शन भी देखा जा रहा है। कल की मार्केट की रिकवरी के बाद, पॉजिटिविटी के बाद आज के दिन एक हम कह सकते हैं प्रॉफिट टेकिंग को रूल आउट नहीं किया जा सकता। दिस इज द रीजन कि आज के दिन थोड़ी सी जो है वो एक फ्लैट नोट देखा गया है, लेकिन फाइनली जो 41,500 साइकोलॉजिकल बैरियर अबव क्लोजर है वो अगेन देखा जा रहा है। फर्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। लेट्स हैव अ लुक ऑन डेली हाइलाइट्स। आज की मार्केट की परफॉर्मेंस देखते चलते हैं। ओपन हुई मार्केट 41,878.57 के लेवल पर। हायर साइड मार्केट गई 42,149.29, लोअर वाज 41,614.6 एंड फाइनली क्लोजर रहा 41,765.62 का। 112.95 का डिक्लाइन आज की मार्केट में देखा गया। टर्नओवर में करंटली 257.16 मिलियन शेयर ट्रेड किए गए, 9.43 का इजाफा कल के मुकाबले में देखा गया। 7.7 बिलियन रुपीस वैल्यू देखी गई एंड वॉल्यूम लीडर्स के इलेक्ट्रिक लिस्ट को लीड कर रहे हैं 0.04 के इजाफे के साथ। 3.13 पे क्लोजर, 28.04 मिलियन शेयर ट्रेड किए गए। ऑयल बॉय राइट शेयर्स हैं, 0.55 का डिक्लाइन देखा गया। 0.04 पे क्लोजर रहा। 23.89 मिलियन शेयर्स ट्रेडेड एंड लास्टली WTL 0.04 का डिक्लाइन। 1.39 पे क्लोजर। 17.06 का कारोबार रहा। आज के दिन हम कह सकते हैं कि एक अगेन पेनी स्टॉक्स में काफ़ी हद तक इस एक्सचेंजिंग हैंड्स देखे गए, जिसका इम्पैक्ट आज हम वॉल्यूम लीडर्स में देख रहे हैं। नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में आज हम बात करने वाले हैं कुछ डिफरेंट टॉपिक के हवाले से। वो ये है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, एम्प्लॉयमेंट या रोज़गार किसी भी मुल्क के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना किसी भी मुल्क के लिए वक्त की अहम ज़रूरत है। आज के दिन भी अगर पाकिस्तान की एम्प्लॉयमेंट के हवाले से नज़र डाली जाए तो लोग या फिर अक्सर एनालिसिस यही सामने आता है कि अभी जो है वो थोड़ा सा एम्प्लॉयमेंट जो है वो ज़रा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। एम्प्लॉयमेंट पैदा करना है, जनरेट करने की ज़रूरत है। किसी ना किसी तरीके से प्राइवेटाइजेशन हो जाए, किसी ना किसी तरीके से रोजगार के मौके हों, क्योंकि डिफरेंट अगर यूथ कल्चर को भी देखा जाए तो यूथ को मिसगाइड करना भी जो है वो अभी आज के माशरे में देखा जा रहा है। एक किसी माशरे में अगर आपको इनटॉलरेंस या फिर एक गहमा गहमी क्योस फैलाना हो तो उसके लिए यूथ को जो है वो मिसगाइड कर दिया जाए। अभी जो एक सूरत हाल दिखाई देती है पाकिस्तान के लिए, उसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, सही स्किल्स सेट करना, इंस्टीट्यूट्स को वेल ऑफ करना, ताकि वो हमारी जनरेशन, वो यूथ जिसको अभी ज़रूरत है कि वो एक ट्रैक पर आ जाए और अपने मुल्क के लिए कुछ करें, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होगा। तो पाकिस्तान के लिए भी अगर हम बात करें तो एम्प्लॉयमेंट सबसे ज़्यादा बेटर एक नतीजा साबित हो सकता है, जिसको अभी इस माशरे के अंदर बढ़ाना तो ज़रूरी है। तो आज के दिन हम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के हवाले से बात करने वाले हैं, साथ साथ ओवरसीज़ रिक्रूटमेंट के हवाले से बात करेंगे। पाकिस्तान से कितने लोग बाहर जाते हैं हर साल और कितने रेमिटेंसेस बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, रेमिटेंसेस के हवाले से भी बात करेंगे। साथ साथ अट्रैक्शन ऑफ FDI भी आज हम इस एजेंडे में डिस्कस करेंगे, जिसमें FDI हम डिफरेंट इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट तो करते हैं, लेकिन क्या ही बात हो कि अगर वही पाकिस्तानी जो कि अब वेल ऑफ हो चुके हैं दूसरे कंट्रीज़ में जाके, और अगर वो चाहें तो अपने मुल्क के अंदर कुछ ऐसा रोज़गार के मौके पैदा करना या फिर कुछ डिफरेंट वैल्यू एडिशन की तरफ जाना जो कि उन्हें कुछ फैसिलिटेट करके एम्प्लॉयमेंट के हवाले से जो है वो कुछ मौके फराम करे, तो ये ज़्यादा अच्छा होगा। ये आज हम डिस्कस करेंगे। साथ साथ रोशन डिजिटल अकाउंट के हवाले से एक अच्छे इन्फ्लोज बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो भी आज हम डिस्कस करेंगे। वी हैव एक्सक्लूसिव पैनल, उनको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर तारिक खलील, रिटायर हैं, सेक्रेटरी जनरल हैं पाक रशिया बिजनेस फोरम के। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। और हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद अदनान पराचा साहब, आप वाइस प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट एसोसिएशन के। और अब से कुछ देर बाद हमारे साथ मौजूद होंगे उस्मान शौकत साहब, आप प्रेसिडेंट हैं एंटरप्रेन्योर ऑर्गेनाइजेशंस के। तो ओवरऑल हमारे पास ज़बरदस्त पैनल मौजूद है और आज का एजेंडा हमने डिस्कस कर लिया है। तो प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं हमारे सारे गेस्ट को। और ब्रिगेडियर साहब, आपसे प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे। सर, ये बताइए कि ओवरसीज़
ریکروٹمنٹ کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں, یوتھ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, امپلائمنٹ جنریشن کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, پاکستان کے اندر ابھی جو ایک سچویشن دکھائی دیتی ہے جس میں ایک یوتھ جو ہے ہماری تھوڑی سی مس گائیڈ دکھائی دیتی ہے, ان کو گائیڈنس کی ضرورت ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ جب بچے 5 کلاس میں 6 کلاس میں جاتے تھے تو ان کو ایک ان کا مائنڈ سیٹ ہوتا تھا کہ انہیں بڑے ہو کے کیا کرنا ہے, لیکن ابھی تھوڑا سا وہ کچھ ایسا نظر نہیں آتا کہ وہ ان کا مائنڈ کلیئر ہے. Thank you very much. It's a very important question you have raised. جی It has 3 manifestations. جی ایک ٹریننگ جی یوتھ کی, اور دوسرا دا کنفیوژن ان کامن مین اسٹوڈنٹس جو ہیں گوئنگ اپ فرام کلاس 8 آنورڈ, اور تیسرا ہے لیک آف فیسلٹیز. دیکھیے میرے پاس بہت سارے لوگ آتے, ویریس کمپنیز, آئی ہیو بین ہیڈنگ دا کمپنیز, جاب کے لیے جی درخواست ہے لے دیں, بٹ وین یو ٹاک ٹو دیم ان کو کچھ نہیں آتا تھا. ایون MBAs, they can't even express کہ what is the business management. تو میں ہمیشہ کہتا they تھا have just cleared their examinations or they take بس بکش ہمارا نالج ہے, academia level. بکش. ایون ایٹ دی MBA لیول, ایٹ دی پریکٹیکل لیول بہت کم ہے, بہت کم یونیورسٹیز پریکٹیکل لیول پہ تو پاکستان سر میں. کیا کیا جائے, سولوشن کیا ہوگا؟ دیکھیں میں آ رہا ہوں نا اس سبجیکٹ کی طرف. دیکھیں جاپان میں یہ ہے اصول کہ جب بچہ ہائر سیکنڈری لیول پہ پہنچتا ہے, ایوری باڈی از ناٹ الاؤڈ ٹو گو ٹو دا کالج. دے ہیو اے ویری ویری اسٹرکٹ ایگزامینیشن, اینڈ دوز بوائز اینڈ گرلز ہو کوالیفائی ان دیٹ دے اونلی گو ٹو دا کالج. ریسٹ دے ڈائیورٹ دیم ٹو ٹیکنیکل فیلڈس. یو سی SME for example in Japan has a 70% role in the industry. By law, all like bड़ी companies, Toyota and others جو آپ نام سنتے ہیں, they are supposed to get their stuff from the SMEs. So آپ کا یہ کاربوریٹر بنا ہوا ہے, یہ سوئچز بنے ہوئے ہیں, they come from the small industries. تو وہ ان کے لیے مین پاور چاہیے ہوتی ہے, ان کے لیے ٹریننگ چاہیے ہوتی ہے ان دا ڈفرینٹ فیلڈ, وہاں پہ وہ ان کو ڈائیورٹ کر دیتے ہیں. ہمارے ہاں اس کانسیپٹ کو اپنایا گیا تھا, مجھے یاد ہے 35 سال پہلے اسکل ڈیولپمنٹ ہم نے سینٹرز بنائے تھے, اب بھی ہیں شاید, لیکن ان کو ان کی گروتھ ایسے نہیں ہو سکی جیسے ہم نے انفراسٹرکچر کی تھی. رائٹ. وہ بھی بیوروکریسی کا شکار ہو جاتا, بیکاز ایک آپ بچہ, اب کچھ فیکٹریز جو ہیں ہمارے پاکستان میں اب بھی کر رہی ہیں جن کو وہ اپرینٹسشپ ٹریننگ, جیسے میرا خیال ہے when I was looking after machine tool factory, we had an excellent school for training of the turners, machine people and others. So ایک جو ہے نا وہ تھا. اب آ گیا آپ کا دوسرا پارٹ, آپ کا سوال, اویئرنیس نہیں ہے بچوں میں. وہ اس لیے نہیں ہے کہ سر ابھی گورنمنٹ لیول پہ پروگرامز تو ہو رہے ہیں نا, بے نظیر یوتھ ڈیولپمنٹ پروگرام, ڈفرینٹ پروگرامز ہیں. they don't penetrate down below. You see, جب تک گراس روٹ لیول پہ اس کو نہیں پکڑا جائے گا تو 2-4 لیکچر ادھر ادھر دینے سے کوئی پتہ نہیں لگتا کسی. ابھی آپ نے بھی ڈھونڈنا ہو کہ جی میں نے کیا کرنا ہے, تو آپ ان سے پوچھیں گے, ان سے پوچھیں گے, کبھی آپ گوگل آ گیا اس پہ چلے جائیں گے, تو پھر آپ کہیں گے اچھا چلو یہ کر لیتے ہیں. جبکہ یہ ایک اسکول لیول پہ ایک ہمارا وہی, جیسے میں نے کہا, گائیڈنس سسٹم ہونا چاہیے, ایگزامینیشن ہے, پھر اس میں سے فلٹر کالج میں جائیں. پوائنٹ ٹیکن. سر عدنان صاحب سے میں انٹروڈکٹری کامنٹ لے لوں. عدنان صاحب پلیز یہ بتائیے کہ اوورسیز ریکروٹمنٹ کے حوالے سے بھی بات کر رہے ہیں, پہلے تو آپ یوتھ کی گائیڈنس کے حوالے سے بتائیے, اور دوسرا یہ کہ پاکستان کے اندر ہر سال کتنے لوگ ہیں جو اوورسیز امپلائمنٹ کو ترجیح دیتے ہیں, ابھی بھی کیا یہ مائنڈ سیٹ ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت اچھا ٹاپک آج کا آپ نے چوز کیا ہے. میں بیسیکلی بلانگ کرتا ہوں اوورسیز امپلائمنٹ سے. ہم آلموسٹ اس ٹائم پہ 5000 لائسنسز ہیں. ہم پرائیویٹ سیکٹر میں انڈر منسٹری آف HR, بیورو آف امیگریشن کے انڈر آ کے ہم مین پاور ایکسپورٹ کر رہے ہیں ٹورڈز گلف اسٹیٹس.
ऑलमोस्ट इस टाइम पे 2015-16 में बहुत अच्छा एक एरा आया था जिसके अंदर 8 से 9 लाख लोग पर एनम हम एक्सपोर्ट कर रहे थे टू द गल्फ स्टेट्स, जिसकी वजह से रेमिटेंसेज वगैरह भी इंक्रीज़ हुई थी। ग्रेजुअली फिर वो थोड़ी सी कम हुई और फिर कोविड की वजह से और ज़्यादा वो कम हो गई। तो एक दूसरी साइड पे ये है कि गवर्नमेंट सेक्टर्स पे बहुत से ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं, टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, लेकिन उसकी तरफ फोकस नहीं किया जा रहा। अब जो भी आज का बच्चा जो भी मैट्रिक इंटरमीडिएट करता है और जब उनसे कहा जाता है कि बाहर ओवरसीज़ के लिए, तो वो एक अच्छी जॉब के लिए तलाश में तो रहता है, लेकिन टेक्निकल स्किल्स उसके अंदर नहीं है। इस टाइम पे गवर्नमेंट को ये फोकस करना चाहिए कि वो उन टेक्निकल जो इंस्टीट्यूट्स हैं जो गवर्नमेंट के अंडर आ रहे हैं उनको प्रॉपरली उसकी मार्केटिंग की जाए और लोगों को उसकी तरफ अट्रैक्ट किया जाए। उसकी प्रॉपर मीडिया के ऊपर अट्रैक्शन होनी चाहिए, उसका एक लेआउट प्लान बनना चाहिए ताकि लोग जितने भी हैं, अब हर मैट्रिक इंटर करने वाला बच्चा डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बनता, उसको टेक्निकल स्किल्स देनी चाहिए। और बाहर मैं समझता हूँ कि जो ओवरसीज़ के लिए उनको अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं इस टाइम पे यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। 2023 तक ऑलमोस्ट यूरोपियन कंट्रीज दे आर रिक्वायरिंग अबाउट 2 मिलियन पीपल्स फ्रॉम अब्रॉड। तो हमें उस चीज़ पे फोकस करना चाहिए। हमें अपनी जो यंग जनरेशन है उसको बताना चाहिए कि व्हाट इज़ ओवरसीज़, और ओवरसीज़ आप पाकिस्तानी बन के किस तरह आप इसके अंदर अपना अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं। तो मैं तो इस चीज़ की तरफ। चलें जी, उस्मान शौकत साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है प्रोग्राम में, उनको भी खुशामदीद कहते हैं। उस्मान साहब, वेलकम टू द शो। सबसे पहले ये बताइएगा उस्मान साहब कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के हवाले से बात हो रही है, रोज़गार की बात की जाए तो रोज़गार किसी भी मुल्क में एक बहुत बड़ा मसला जो है वो समझा जाता है कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ आ जाए चीज़ें। पाकिस्तान के अंदर ये इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, और अगर 2-3 साल पहले की अगर बात की जाए तो अब कोविड के बाद से खासकर जो है वो एक ज़्यादा इशूज़ क्रिएट हो गए थे। इसके ऊपर प्लीज़ कुछ बताइए। जी, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका इस टॉपिक पे मुझे इनवाइट करने का। डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ा इशू है, और कोविड के बाद हमने देखा कि ग्लोबली जो जॉब मार्केट्स हैं और जो हमारी एम्प्लॉयमेंट है वो अफेक्ट हुई, और डिफरेंट कंट्रीज में स्पेशली जो हमारी पाकिस्तानी एम्प्लॉयमेंट थी या जो हमारे लोग थे वो काफ़ी डिस्प्लेस हुए। और अब इशू ये है कि हमें दोबारा से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की तरफ जाना है, और अल्हम्दुलिल्लाह द ग्लोबल रिबाउंड आफ्टर कोविड इज हैपनिंग, एंड आई थिंक दिस इज अ वेरी ऑपरच्यून टाइम फॉर अस। हमारे लिए बहुत अच्छा टाइम है इस वक्त कि हम अपनी पॉलिसीज की दुरुस्ती करें। मैं आपकी बात एफडीआई के हवाले से थोड़ा बात करना चाहूंगा इधर। आपने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पे बात की। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारी कंट्री में अनफॉर्चुनेटली एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का एक बहुत बड़ा टूल होता है किसी भी कंट्री में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, लेकिन हमारे मुल्क में उस तरह से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट सिर्फ 2 दफ़ा आई है। एक दफ़ा हमने 90s में जब गवर्नमेंट की नवाज शरीफ साहब थी, उस वक्त काफ़ी एफडीआई मुल्क में आया। फिर सेकेंड हमने एक बहुत बड़ा एफडीआई देखा जब 2005 to 2008 जब गवर्नमेंट थी, उस वक्त हमने एफडीआई देखा। उसके अलावा पाकिस्तान की हिस्ट्री में एफडीआई कंसिडरेबल क्वांटम में नहीं आया, और इसकी आप सबसे बड़ी मिसाल ये देख सकती हैं कि फॉर एग्जांपल ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग अगर इंडस्ट्री को आप ले लें, आज से काफी साल पहले 90s में जब आपने देखा था नवाज शरीफ साहब के दौर में, जब ऑटो मेकर्स फ्रॉम कोरिया सच एज किया, डेवू और ये जो कार मैन्युफैक्चरर्स हैं, दे केम टू पाकिस्तान, दे स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग, हमें जॉब्स क्रिएट हुई, हमारे मुल्क में एक इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट हुई, एंड देन दे ऑल लेफ्ट, और फिर वो चले गए, और तकरीबन 15-20 साल वो हमारे मुल्क में नहीं ऑपरेट किया, और अब वो वापस आए हैं। तो वी हैव टू क्वेश्चन, हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारे मुल्क में इस तरह क्यों है, व्हाई इज एफडीआई नॉट इनकरेज्ड, और अगर कोई आ भी जाता है तो वो चला क्यों जाता है, और क्या वजूहात हैं। इस पे कुछ चीजें आई बिलीव हमें एड्रेस करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल गवर्नमेंट पॉलिसीज, तसलसल ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज बहुत जरूरी है। हमारी पॉलिसीज जो है वो इन्वेस्टर फ्रेंडली होनी चाहिए। जब भी इन्वेस्टर फ्रेंडली पॉलिसीज का तसलसल बरकरार नहीं रहता तो इन्वेस्टर्स वो हमेशा उस कंट्री या उस इकोनॉमी को प्रेफर करते हैं जहां उनकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटी। राइट, बिल्कुल सही बात कह दी है उस्मान शौकत साहब आपने कि पॉलिसीज के हवाले से जो है वो ये नजरसानी होनी चाहिए, इन्वेस्टर्स को फैसिलिटेट करने के लिए पॉलिसीज बनानी चाहिए। प्लीज तारिक साहब आप ये इस पे जो कमेंट करिएगा। 2 पॉइंट्स पे करना चाहूँगा। एक जो अभी इन्होंने बात की थी, देखिए
एंटरप्रेन्योर के लिए जो ट्रेनिंग है ना, गवर्नमेंट स्कूलों या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से नहीं हो सकती. वी विल हैव टू इन्वॉल्व प्राइवेट सेक्टर इन दैट, और प्राइवेट सेक्टर को आप गवर्नमेंट सपोर्ट करें और उनकी क्रेडिबिलिटी को देखें कि जो ट्रेनिंग दे रहे हैं वो एक्सेप्टेबल है कि नहीं. आई वॉज जस्ट रीडिंग ए रिपोर्ट कोई हफ्ता पहले, दिस वॉज विद रिगार्ड टू गल्फ स्टेट्स, कि पाकिस्तानी जो लेबरर है उसकी प्रोडक्टिविटी इज अराउंड 70%, राइट, जबकि बांग्लादेशी की है अबाउट 80-85%, एंड साउथ इंडियन की है 90%, एंड थाई एंड फिलिपिनोज की 100%. ओके, तो ग्रेजुअली दे आर प्रेफरिंग, इफ आई एम रॉन्ग प्लीज करेक्ट मी, दे आर प्रेफरिंग पीपल फ्रॉम थाईलैंड, साउथ इंडिया, इधर उधर से, बिकॉज जैसे कि उनकी So we have to प्रोडक्टिविटी focus on their तो productivity हमें जो as अगर well. हमने कोई बंदा बाहर भेजना है, वी मस्ट इंश्योर ही इज फुली ट्रेन्ड, ही इज कॉम्पिटेंट, और उसका जो माइंड सेट है काम करने वाला है. अगर वो काम नहीं करेगा प्रॉपर तो इंटरनेशनल मार्केट में तो वो पिट जाएगा. वो नहीं, इसीलिए ये ज्यादा अच्छा बता सकते हैं जी, कि please, ग्रेजुअली उसमें डिक्रीज आ रही अदनान है. साहब प्लीज आप जी, बताइए बिल्कुल, ना कि ब्रिगेडियर क्या साहब। ऐसी एसोसिएशन, क्या कोई प्राइवेटाइजेशन के हवाले से कोई ऐसा काम हो रहा है जिसपे ये ट्रेनिंग या कोई ऐसी एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से काम जी, होता हुआ ब्रिगेडियर नजर आ साहब रहा है? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं. इस टाइम पे जितने भी गल्फ स्टेट्स हैं वो प्रेफरेंस कर रहे हैं कि दूसरे कंट्रीज, हमारी नेबर कंट्रीज़ की तरफ जा रहे हैं. अब इस बात से देख लें कि 2020-22 के अंदर फ्रॉम जनवरी टिल अप्रैल हमारी जो मैन पावर एक्सपोर्ट थी वो 2 लाख थी और बांग्लादेश की ये 4 लाख थी. बांग्लादेश 4 महीनों में 4 लाख बंदा एक्सपोर्ट कर चुका है और हमारा पाकिस्तान 4 महीनों में उसके 2 लाख की एक्सपोर्ट है मैन पावर की. डेफिनेटली जब मैन पावर बाहर जाएगी, क्योंकि हमारी जो वर्किंग कंडीशंस हैं वो सब कुछ, एनवायरनमेंट सब चीज़ सेम है, लेकिन हमारी मैन पावर को वो प्रॉपरली वो नॉलेज नहीं दिया जा रहा. गवर्नमेंट की साइड से भी कोई सपोर्ट नहीं है, पॉलिसीज़ नहीं है. हमारी जो एसोसिएशन है प्योपा, वो प्राइवेट सेक्टर्स के अंदर जितनी भी मैन पावर का बिजनेस जनरेट करती है वो हम अब्रॉड से, गल्फ स्टेट से, यूरोप से जनरेट कर रहे हैं. लेकिन गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ ऐसी हो, हमें ऑन बोर्ड जब तक वो नहीं लेगी, हमें ऑन बोर्ड ले. और मैं ये चीज़ चैलेंज से कह सकता हूँ कि इस टाइम पे 28 अरब डॉलर जो हमारी रेमिटेंसेज आ रही हैं, हम इसको 40 बिलियन तक ले जा सकते हैं. Right. इट्स ऑल डिपेंड ऑन द राइट, गवर्नमेंट तारिक साहब पॉलिसीज. प्लीज, फिर मैं शौकत साहब के पास जाऊंगी. अच्छा, एक 1 सेकेंड. जी जी, देखिए, जो इन्होंने बात की है ना, उसको मैं थोड़ा सा बढ़ा. जो हमारा लेबर है उसकी भी 2 कैटेगरीज हैं. जो अभी जैसे यूरोपियन मार्केट है उसकी रिक्वायरमेंट और है. अभी देयर इज एक्सटेंसिव वैकेंसीज इन जापान, सर ऐसा ही है. लेकिन अब 14 उसके लिए आपको categories ट्रेन मैन ट्रेन मैन पावर चाहिए. 14 कैटेगरीज उन्होंने जापान ने इस टाइम पे ओपन किया पाकिस्तान के लिए, लेकिन उसके लिए उन्होंने जापानीज लैंग्वेज के लेवल 4 तक उन्होंने कहा है कि जी लेवल 4 आप कंप्लीट करें, उसके बाद और जैसे नमल और दूसरी यूनिवर्सिटीज़ वगैरह करा रही हैं इसके अंदर. अदनान साहब का भी पॉइंट आ गया, तारिक साहब आपका भी पॉइंट आ गया. मैं उस्मान शौकत साहब को गुफ्तगू में अगेन शामिल करना चाहूँगी. लेकिन हम बचपन से पढ़ते आए हैं कि मेहनत में अजमत है. जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे, जैसे कि ये मैन पावर ट्रेनिंग के हवाले से बात की है, तो ट्रेंड हमें जो मैन पावर है या लेबर है वो इसलिए रिक्वायर्ड है कि हमें मेहनत तो करनी है ना. ऑब्वियसली हम ओवरसीज़ बात कर रहे हैं, हम रिक्रूटमेंट के हवाले से बात कर रहे हैं. जॉब्स तो जब ही क्रिएट होंगी जब आप ट्रेन होंगे और आपकी एक पहचान होगी. तो उस्मान साहब प्लीज़ ज़रा इसके ऊपर कमेंट कीजिएगा कि 2 पॉइंट्स रेस किए हैं, एक अदनान साहब ने भी, एक तारिक साहब ने भी. एक तो ट्रेनिंग के हवाले से बातचीत हो रही है, दूसरा मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा पोलिटिसाइज भी किया जाता है. पाकिस्तान एज अ कंट्री, एज अ मुस्लिम कंट्री, थोड़ा सा पोलिटिसाइज करने की कोशिश की जाती है इंटरनेशनल लेवल पे कि पाकिस्तान को थोड़ा डिस्करेज किया जाए और डिफरेंट और कंट्रीज़ को जो है वो इनकरेज किया जाए. ऐसा है? जी बिल्कुल, आई एग्री. मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करूंगा. पोलिटिसाइजेशन का फैक्टर जरूर मौजूद है. मैं खुद अमेरिका में रहा 10 साल. मैं खुद उनकी एक वहाँ पे फाइनेंशियल सर्विसेज का हिस्सा था और अक्सर यही देखा जाता था कि पाकिस्तानी जो हमारी स्किल्ड लेबर है वो उन जगहों तक नहीं पहुंच सकती थी जहाँ पे और कंट्रीज या और ममालिक की नेशनलिटीज पहुंच जाती थी. मैं बात करूं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की, हमारा ताल्लुक उस इंडस्ट्री से है. इट्स अ टेक्निकल इंडस्ट्री, इसमें रिसर्च का बहुत काम है. अनफॉर्चुनेटली रिसर्च
में पाकिस्तान इज नॉट अप टू द स्टैंडर्ड. इंडिया हैज डन ग्रेट वर्क. इसलिए आप देखते हैं कि अ लॉट ऑफ पीपल, अगर हम यूएस एफडीए की बात करें या ग्लोबल हम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की बात करें, उसमें वो बहुत आगे जा चुके हैं. बांग्लादेश हमसे बहुत आगे जा चुका है ड्यू टू दिस फैक्ट कि दे हैव डन अ लॉट ऑफ वर्क इन रिसर्च. एंड अगेन, जब वो रिसर्च में जाते हैं तो पॉलिटिसाइजेशन करके दे ऑब्वियसली टेक अ स्टेप फर्दर. हम लोग वहां नहीं पहुंच सकते. एक और पॉइंट मैं इसमें जो बात करना चाहूंगा, जो रेलिवेंट हमारे अपनी कंट्री के लिए भी है, जब हम भी एम्प्लॉयमेंट ढूंढते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, तो यकीन करें हमें काफी प्रॉब्लम आती है. वी फील देयर इज अ डिस्कनेक्ट बिटवीन एकेडेमिया एंड इंडस्ट्री लिंकेजेस. आई बिलीव एकेडेमिया और इंडस्ट्री लिंकेजेस को भी बढ़ाने की जरूरत है. आपका लैंग्वेज बैरियर जरूर है, आपने जापानीज भी सीखनी है, इंग्लिश भी सीखनी है. सारा लैंग्वेज होगी तो आप वहां कम्युनिकेट कर सकेंगे. अभी बात की बिगड़े साहब ने फिलीपींस की बात की, थाईलैंड की और कंट्रीज की. दे आर फ्लुएंट इन इंग्लिश. उनकी आप फ्लुएंसी लेवल्स देखें, प्लस दे आर वेरी वेरी कॉम्पिटेंट वर्कर्स एज वेल. लेकिन हमारे लैंग्वेज बैरियर के अलावा आई थिंक हमारी एकेडमिक और इंडस्ट्री लिंकेजेस को बढ़ाने की जरूरत है. आवर ग्रेजुएट नीड्स टू नो कि एक इंडस्ट्री जो एक्सपोर्ट करती है या बाहर काम करती है या जो बाहर रिक्वायरमेंट है इंडस्ट्री की, वो क्या है, एंड हाउ कैन दे ब्रिंग देयर स्किल सेट अप टू दैट लेवल. और आई थिंक इसमें इंटर्नशिप्स, प्लेसमेंट्स और आपकी कॉर्पोरेट प्लेसमेंट्स का एक बहुत बड़ा रोल है जो हमारी यूनिवर्सिटीज को अदा करना चाहिए. एग्जैक्टली उस्मान साहब ने अगेन एक राइट कॉर्ड प्रेस की है. इंटर्नशिप के प्रोग्राम्स ज़रूर होने चाहिए सर. इसके साथ साथ एकेडमिक लेवल को भी, क्या हमें सिलेबस भी अभी उठाकर उसको चेंज करने की ज़रूरत है? उनके पॉइंट से एक पॉइंट आगे लेके चलता हूँ आपको. जी प्लीज़. आई एम विद ऑटोमोबाइल 28 years. I have been managing director of all three major brands, Mazda, Nissan Diesel and Kamaz. I always maintained that the input जो हमारा वर्कर का है जी. वो हमें मिलता ही नहीं. अगर मैं ढूंढने जाऊँ कि मुझे एक अच्छा मैकेनिक मिल जाए, वो नहीं मिलेगा. अगर मैं ढूंढने जाऊँ इलेक्ट्रिशियन मिल जाए ऑटो का, नहीं मिलेगा. मैं हमेशा इस बात पे रहा हूँ कि अब देखे दुनिया चेंज हो रही है. आई मेड 3 vlogs on this, on these subject जो आप बात कर रही हैं, ट्रेनिंग एंड लिंकेजेस ऑफ इंडस्ट्री. और जब तक हमारी प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री और हमारी यूनिवर्सिटीज़ और हमारा जो रिक्वायरमेंट है उसको लिंकेज नहीं करेंगे, आपको मैंने एक प्रपोजल दी थी यहाँ ग्रीन यूनिवर्सिटी को कि जी आप रशियन चेयर बना लें और लैंग्वेज के लिए, बिकॉज देयर इज़ ए $50 to $60 billion market there, Eastern Europe and Russia. But we can't do because हमें लैंग्वेज नहीं आती. तो लैंग्वेज बैरियर है again. तो हमने कहा अब जापान, जब मैं पहली दफ़ा गया था मीटिंग अटेंड करने माजदा की, बाद में निसान की, हर साल जाता रहा, वहाँ पे मैंडेटरी है जापानीज स्टूडेंट्स के लिए कि वो एलिमेंट्री लेवल की अंग्रेज़ी सीखें. वो अपनी जापानीज में सब काम करते हैं, बट एज ए सेकेंड लैंग्वेज दे लर्न इंग्लिश फॉर इंटरनेशनल बिजनेस. हमें अपने जो स्कूल्स हैं या कॉलेजेस हैं या नीचे ट्रेनिंग सेंटर हैं, इसमें हमें अपनी लैंग्वेज को प्रमोट ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि वो हमारी असास है. मैं तो बड़ा स्ट्रॉन्ग प्रमोटर हूँ कि उर्दू को भी देना चाहिए, लेकिन हमें साथ साथ उन लैंग्वेजेस को भी पकड़ना चाहिए जहां हमने अपनी फ्यूचर लेबर को भेजना है. उसमें जापान है, यूरोप है, अब जर्मन में बहुत वैकेंसीज हैं. जी हाँ, बहुत वैकेंसीज है जर्मनी में. रशिया में बहुत रिक्वायरमेंट है. ईस्टर्न यूरोप में हम बहुत. इंग्लिश से आगे नहीं निकलते कि हम और लैंग्वेजेस की नहीं, तरफ वो जाएं. थोड़ी और बड़ी इजी लैंग्वेज. व्हेन आई वेंट टू बेलारूस, मियाँ साहब के साथ ही मैं गया था अच्छा, लास्ट टाइम जब एक डेलीगेशन हम गए थे. ठीक है. तो आई विजिटेड देयर नेशनल यूनिवर्सिटी, नेशनल टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ बेलारूस. उसमें प्रॉपर डिग्री कोर्सेज कराते हैं, ट्रैक्टर इंजीनियरिंग, ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग, इस किस्म अच्छा, की चीज़ें. वाह. और स्टूडेंट से मैं मिला, लड़के लड़कियां, वो प्रैक्टिस
प्रैक्टिकल काम करवा रहे थे। राइट, पॉइंट टेकन। अदनान साहब प्लीज़ ये बताइएगा कि एक तो हमने कैटेगोरिकली डिस्कशन की जिसके अंदर क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं और अभी रिक्वायरमेंट क्या है, थोड़ा स्टूडेंट्स के हवाले से भी कैटेगरीज हमारे सामने। कुछ स्टूडेंट्स हैं जो नहीं काम करना चाहते, उनका नहीं एक माइंड सेट होता, ख़ासकर ख़वातीन में देखा जाए तो आधे तो वो अपने फैमिलीज़ की तरफ चले जाते हैं, आधे उनका जो है वो शायद वर्किंग इन्वायरमेंट जो है वो बर्दाश्त करते हैं। बाकी अगर थोड़ा सा देखा जाए फ्यूचरिस्टिक स्टूडेंट्स के हवाले से, तो आप समझते हैं कि प्रेसिडेंट इलेक्ट होना आइसोलेशन कहते हैं? मेरे नज़र में तो इसको आइसोलेशन ही कहते। इफ़ यू लुक टुवर्ड्स पाकिस्तान और पाकिस्तान का रोल जो मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस में है, पाकिस्तान को लोग हमें रोक रोक के कहते हैं कि जी पाकिस्तान हैज़ मच बिगर रोल देन इट्स साइज। पाकिस्तान का जीडीपी देख लें और पाकिस्तान का डिप्लोमेटिक साइज देख लें। मेरे नज़र में आई एम वेरी हैप्पी टू कंप्लीटली डिसएग्री विद मिस्टर रमेश कुमार। उन्होंने जो कहा वो मेरे नज़र में उससे ऑपोजिट है। उन्होंने कहा एक मुल्क की फॉरेन पॉलिसी बेहतर होगी तो एक मुल्क की इकोनॉमिक पॉलिसी बेहतर हो सकती है। एक मुल्क को आपने जितना वेट देना है आप उतना उसको जीडीपी दे दें, वो उससे भी ज़्यादा वेट दे देगा। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान की अगर आप फॉरेन पॉलिसी डोमेन में व्हाट वी बीन एबल टू अचीव एज अ नेशन, नॉट एज वन गवर्नमेंट, मिस्टर स्पीकर, आई थिंक एक सबसे अच्छी गवर्नमेंट वो होती है जो पाकिस्तान के लिए काम करे, ना कि किसी एक कलेक्शन ऑफ पार्टीज या कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स के लिए। सो वी आर वेरी हैप्पी टू स्टेट कि ओवर द ईयर्स पाकिस्तानी डिप्लोमैट्स, पाकिस्तानी स्टेट्समैन, पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस हैव कंट्रीब्यूटेड towards a policy and towards a weight in the multilateral institutions which is perhaps larger than the size of your GDP. Mr. Speaker, अब specifically दो तीन चीज़ें, पहले तो क्योंकि चित्राली साहब ने आफिया सिद्दीकी साहिबा के बारे में कहा, उसमें आप यकीनन ये पहले से बात जानते हैं कि as far as consular access is concerned, as far as fighting her case at every level of the state is concerned, that has been also a consistent policy of the state of Pakistan across governments. बट ऑब्वियसली हर मुल्क के एक अपने दायरा कार होता है, एक अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, एक अपने कवानीन होते हैं, और वो उनकी सॉवरन राइट होता है। हमारा भी सॉवरन राइट है, हम उसको एक्सरसाइज भी करते हैं। सो दिस इज़ ऑल आई हैव टू से, एंड टू से कि इस वक्त भी उनको काउंसलर एक्सेस दिया जाता है और उनकी हर किस्म की रिक्वायरमेंट्स को पूरा किया जाता है और उनका केस भी हर डिप्लोमेटिक सतह पे लड़ा जाता है। दूसरा, उन्होंने कहा कि जी यासीन साहब के केस में कहा कि जी आपने क्या कर दिया, आप जिहाद करें। देखें, जिहाद की डिफरेंट डेफिनेशन होती हैं। मेरे नज़र में हमें जिस किस्म का जिहाद करना है वो हम कर रहे हैं, और वो है डिप्लोमेटिक जिहाद। दैट इज़ फार मोर इफेक्टिव दैन परहैप्स द टाइप ऑफ जिहाद दैट यू माइट बी। ममलूकत बराए खारजा अमूर हिना रब्बानी खैर कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल कर रही हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत वो होती है जो मुल्क के इस्तेहकाम के लिए काम करे, ना कि सिर्फ अपनी जमात के फ़ायदे के लिए। ये थी ताज़ा तरीन। हमारे जो उस्मान साहब से एक कमेंट ले लूं, फिर उसके बाद उस्मान साहब आप सुन रहे हैं गुफ्तगू, लैंग्वेज बैरियर के हवाले से बात हो रही है। लैंग्वेज बैरियर ही सामने आ रहा है कैटेगोरिकली। अभी अगेन हम फिर उसी पे बात करेंगे कि स्टूडेंट्स जो सीरियस स्टूडेंट्स हैं, जो चाहते हैं कि उनकी अब एम्प्लॉयमेंट प्रॉपरली आगे फ्यूचर, जिनका हम वो सोचते हैं कि फ्यूचर प्रॉपर हो, तो दो तरीके के स्टूडेंट्स के माइंड सेट होते हैं। ज़्यादातर वो स्टूडेंट्स जो चाहते हैं सिर्फ वाइट कॉलर जॉब, वो स्किल्स की तरफ नहीं जाना चाहते। तो ये भी थोड़ा सा एलैबोरेट करें कि वाइट कॉलर जॉब अगर सब करेंगे तो फिर टेक्निकली कौन काम करेगा। और दूसरा ये कि गवर्नमेंट लेवल पर आने वाले दिनों में इस बात पर तरजीहात देने की ज़रूरत है कि जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होनी है उसको सपोर्ट भी करना है जो पॉलिसीज़ आनी है। प्लीज़। जी बिल्कुल, आई एग्री। आपने बिल्कुल कहा कि अगर सारे स्टूडेंट्स का रुझान वाइट कॉलर जॉब्स की तरफ होगा तो ब्लू कॉलर जॉब्स कौन करेगा। बिल्कुल इसकी तरफ जिस तरह अभी बात की वर्दी पार्टिसिपेंट ने कि इंडस्ट्री एकेडेमिया लिंकेज और जो ट्रेनिंग है वो इसमें एक बहुत बड़ा किरदार अदा करेगी। छोटे छोटे सेंटर्स आप अगर बनाएं, जिस तरह कारपेंटर्स, मैकेनिक्स, हमारे पास इदारे हैं, लेकिन आई बिलीव वो उस तरह से इफेक्टिवली काम नहीं कर रहे। इदारों की तरफ चले जाते हैं सर, अगर आप इदारों की बात कर रहे हैं तो। जी अब मैं एक चीज और ऐड करूं। आपने बात की कोविड की और हाउ द जॉब मार्केट इज चेंज। मैं आपको बताऊं, कोविड के बाद एक और बड़ा फ्रीलांसिंग आपने सुना होगा, एक बहुत बड़ा दुनिया में एक फिनोमेना बन चुका है। आपको पाकिस्तानी कंपनीज मिलेंगी जो आज ऑस्ट्रिया में या रोमानिया में किसी ऐप डेवलपर से काम करा रही है।
अब बाउंड्रीज खत्म हो गई, अब आपको फ्री लांसिंग का एक बहुत बड़ा मौका मिल गया। अब अगर फिजिकली भी आप ममालिक में नहीं जा सकते, यू कैन गेट अ लॉट ऑफ वर्क ऑनलाइन। आपको पता है अकाउंटिंग, आपकी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी जो आपका सेक्टर है वो बहुत ज्यादा बॉर्डर लेस हो चुका है। और वो इस वक्त पाकिस्तान में बच्चा बैठ के एक अमेरिकन कंपनी के लिए ऐप डेवलप कर सकता है, सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकता है। टू सम एक्सटेंट लैंग्वेज बैरियर भी ओवरकम हो जाता है, बिकॉज यू आर वर्किंग ऑनलाइन, यू आर वर्किंग ऑन अ मीडियम जिसमें आप ऑनलाइन कम्युनिकेट करते हैं और उनके साथ बातचीत करते हैं। और कोविड के बाद ये बहुत प्रेवलेंट भी हो गया। तो आई बिलीव इस तरह की, मैं नाम कुछ वेबसाइट्स के नहीं लेना चाहूंगा इधर, लेकिन देयर आर लॉट ऑफ वेबसाइट्स जो आपको अपना प्रोफाइल अपलोड करते हैं, जो आप बात कर रही हैं, जो व्हाइट कॉलर और ब्लू कॉलर, वहां पे लोग अपने प्रोफाइल्स अपलोड करें, यू गेट वर्क फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज। यूरोप की बात हुई, यूरोप इज हायरिंग अ लॉट ऑफ पाकिस्तानी रिसोर्सेज फ्रॉम दीज ऑनलाइन रिसोर्सेज। और ये बच्चे बहुत अच्छे हैं, बहुत एक्टिव काम करते हैं, एंड दे आर वेरी वेरी वेल वर्स्ड इन द टेक्नोलॉजी फील्ड एज वेल। तो नॉट ओनली कहाँ से बिल्डअप हो, वो स्टूडेंट्स जो कि अर्बन एरियाज में हैं, वो स्टूडेंट्स जो कि रूरल एरियाज में, दोनों को एक हम कह सकते हैं कि पैरेलल जो है वो इमेज हो उनका, तो क्या उनको करना चाहिए और अवेयरनेस कहाँ से वो जो है वो गैदर करें? Gee, definitely. I think this is where the government and the semi-public government private sector comes in. I think ये public-private partnership के जरिए हो सकता है. Globally, that is how it's being done. आपको रूरल एरियाज में जो आपके सब अर्बन एरियाज हैं उनमें कैंपेन्स चलानी पड़ेंगी फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ लॉ, फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ मैन पावर। आपको हमारे जो सेमी प्राइवेट जैसा टेफ्टा एक इदारा है हमारा, इट गिव्स टेक्निकल नॉलेज, उसको इन्वॉल्व करना पड़ेगा। डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स को और गवर्नमेंट के इदारों को मिलकर ये शनासाई देनी पड़ेगी लोगों को कि दीज अपॉर्चुनिटीज आर अवेलेबल। इंटरनेट की फैसिलिटी देखिए, पाकिस्तान इज वेरी वेल कनेक्टेड। आई बिलीव आई वाज रीडिंग दैट पाकिस्तान के जो रूरल एरियाज हैं उनमें भी कनेक्टिविटी बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। तो इफ यू प्रोवाइड देम online tools, they can get the awareness from online tools as well. Doesn't have to be a physical presence कि आप उनको बुलाइए. I think online mediums could be used very effectively for this as well, for the urban as well as the rural population. Well, thank you so much. उस्मान शौकत साहब हमारे साथ मौजूद थे, काफ़ी डिटेल एनालिसिस। आज हमने उस्मान शौकत साहब से जो है वो डिफरेंट टॉपिक्स के हवाले से बात की, जिसमें खासकर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के हवाले से, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक और हॉट टॉपिक पूरी दुनिया के लिए ही हो रहा है और साथ साथ पाकिस्तान के लिए भी एक मौमा है, तो वो अब डिस्कस कर रहे हैं। अदनान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, तारिक साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। अदनान साहब, आप कुछ ऐड ऑन करना चाह रहे थे उस वक्त? तो मैं इसमें बेसिकली उस्मान साहब ने बहुत अच्छी बात की है। ऑनलाइन सब रूरल और अर्बन एरियाज़ के जितने भी कैंडिडेट्स हैं, जितने भी पब्लिक है, उसको थ्रू मीडिया ही हम हाईलाइट कर सकते हैं। जब तक गवर्नमेंट उसको मीडिया हाईलाइट नहीं करेगा तो हम रूरल एरियाज़ के अंदर नहीं जा सकते। ऑनलाइन के अंदर आजकल फेक मार्केटिंग और ये सब कुछ बहुत ज़्यादा है। एक दूसरी चीज़ ये है कि गवर्नमेंट जब तक प्राइवेट सेक्टर को, हमारी बेसिकली जो हमारी मेन जो एसोसिएशन है, उसको ऑन बोर्ड जब तक नहीं लेगी और गवर्नमेंट शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म प्लान्स नहीं बनाएगी। अभी शॉर्ट टर्म प्लान के अंदर मैं आपको एक छोटी सी चीज़ हाईलाइट करता हूँ। जैसे कतर है, उसके अंदर अभी फीफा वर्ल्ड कप हो रहा है, वहाँ पे दे आर रिक्वायरिंग लॉट ऑफ पीपल्स, थाउजेंड्स ऑफ पीपल स्टिल दे आर रिक्वायरिंग। लेकिन क्या है कि यहाँ की पॉलिसीज़ की वजह से वो हम उसको फुलफिल नहीं कर सकते और वो मैन पावर सारी दूसरे अपनी नेबर कंट्रीज उसकी तरफ लेके जा रही हैं। राइट, तारिक साहब प्लीज। अर्ज करूँगा, जी जी, एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है, वो है कि इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक सिनेरियो जो होता है वो आपके इकोनॉमिक जो सिनेरियो है उसको इंटरेक्ट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल, फॉर वन रीज़न और अदर, अगर आपका मुल्क जो है मुख्तलिफ सेंक्शंस की जद में रहे या मुख्तलिफ रिस्ट्रिक्शंस की मद में रहे, तो आप उसको अपने एवेन्यूज़ को एक्सप्लोर ही नहीं कर सकते। जो आप कहते हैं जी हम इधर भेज देंगे बंदा उधर, वो अलाउ ही नहीं करते आपको। अभी जैसे उन्होंने बात की, यू हैव टू, द गवर्नमेंट हैज़ टू इंटरेक्ट विद दोज कंट्रीज एंड क्रिएट दोज एवेन्यूज जिसके अंदर फिर अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना। वरना अगर आप उसी में रहेंगे इंटरनेशनल सिनेरियो में, तो आपको कोई इजाज़त ही कोई नहीं।
अगेन फिर वो एक गवर्नमेंट लेवल पर और पॉलिसी के हवाले से बात आ जाती है, वही फैसिलिटेशन जो गवर्नमेंट ऑलरेडी करती आई है और उसी का काम है, लेकिन इस चीज़ में ये बात भी तय करना होगी कि कौन सी गवर्नमेंट किस वक्त ये चीज़ तय करती है। जो अच्छे प्रपोजल्स होते हैं, जो अच्छी पॉलिसीज़ होती हैं, उसके ऊपर एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी होना चाहिए, चार्टर ऑफ पॉलिसीज़ होना चाहिए, जो कि पॉलिसीज़ भी लॉन्ग टर्म हो, 20 ईयर्स 30 ईयर्स पॉलिसीज़ हों, ताकि वो एक डिस्कनेक्ट या हम कह सकते हैं कि ड्रैग ना हो आने वाले दिनों में, जो कि एक कौम के मफाद में देखी जाए। तो नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं, प्रोग्राम को मजीद आगे बढ़ाते हैं। कमोडिटीज और फॉरेक्स के लेटेस्ट अपडेट आज के मार्केट में। गोल्ड की पर तोला प्राइस 1,42,600 रुपीज़, गोल्ड पर 10 ग्राम 1,22,260 रुपीज़, इंटरनेशनल गोल्ड रेट पर आउंस 1822.92 डॉलर, ऑयल WTI पर बैरल 111.3, ऑयल ब्रेंट क्रूड पर बैरल 117.3। करेंसीज में सबसे पहले यूरो बाइंग रही 216 रुपीज़, सेलिंग वॉज 218, यूके पाउंड बाइंग रही 251.5, सेलिंग वॉज 255 रुपीज़, यूएस डॉलर बाइंग रही 206.5, सेलिंग वॉज 208.75, चाइनीज़ यान बाइंग रही 31.13, सेलिंग वॉज 31.38, सऊदी रियाल बाइंग रही 54.7, सेलिंग वॉज 55.6, यूएई दिरहम बाइंग एट 56.75, सेलिंग वॉज 57.6, कुवैती दिनार बाइंग रही 676.45, सेलिंग वॉज 681.45, एंड लास्टली ओमानी रियाल बाइंग रही 540.71, सेलिंग वॉज 545.21। ये था फॉरेक्स और कमोडिटीज़ का लेटेस्ट अपडेट। इंटरनेशनली ऑयल प्राइस हम देख रहे हैं अगेन कुछ जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन नज़र आ रही है। कुछ अरसे के लिए कुछ एक डाउनवर्ड ट्रेंड देखा गया था, जिसकी वजह से काफ़ी पाकिस्तानी मार्केट्स में एक हैप्पीनेस देखी जा रही थी, लेकिन अब चीज़ें जो है वो थोड़ा सा दोबारा इंटरनेशनली भी अपवर्ड डायरेक्शन दिखाई दे रही है ऑयल प्राइसेस की, जिसका इम्पैक्ट ऑब्वियसली लोकल मार्केट पे दिखाई देगा। तो तारिक साहब भी मौजूद हैं और अदनान साहब भी। तारिक साहब, कमोडिटी प्राइसेस, इन्फ्लेशनरी नंबर्स, इंटरनेशनल मार्केट में एक महंगाई का जोर जो है वो काफ़ी मैंने पिछले 2-3 महीने में बहुत सारे 2-3 फोरम पे ये बात की थी कि द वर्ल्ड globally is in the grip of super inflation. Even in America, in some states, even some food crisis also is happening. Food crisis, energy crisis, it is gripping everybody. EU, अब यूक्रेन और जो कॉन्फ्लिक्ट है रशिया का, उसका इम्पैक्ट अभी आना है, अभी आया नहीं है। अभी तक तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट चल रहे थे रशिया के और जर्मन कंपनीज और फ्रेंच कंपनीज के, वो फुलफिल हो रहे हैं बाय अप टू सितंबर अक्टूबर। एंड जो लेटेस्ट जो अभी G7 का भी एलामिया आया है, उससे पहले भी यूरोपियन कमीशन की जो चेयरमैन खातून है, उन्होंने कहा था कि बाय दिसंबर जर्मनी हैज़ आल्सो एक्सेप्टेड टू डाइवर्सिफाई इट्स energy from Russia, switching to other means like import from Qatar or from America or etc. तो अब मसला ये है कि ग्लोबली ये कैसे होगा, क्योंकि शिपिंग इज़ नॉट अवेलेबल। शिपिंग हैज़ बिकम वेरी, कोविड की वजह से hundreds and thousands of ships have been scrapped. जो वर्कर्स थे, सेलर थे, दिस इज द रीजन फ्रेड भी बहुत हायर साइड पे दिखाई दे रहा है। Either they died or they left the profession. Right. And similarly, it is happening in the logistic side of the train movement. So it is not possible to. There was a thinking from Central Asia by train take the oil. लेकिन that is not also. I don't think. So this is the reason आप समझते हैं कि what I feel is this inflation is going to go up further. उसका इम्पैक्ट हम पे भी आएगा, एंड हाउ वी टैकल। आई लास्ट कमेंट अदनान साहब, अब जो लास्ट अगर पॉइंट ऑफ व्यू अगर बात करें एम्प्लॉयमेंट के हवाले से, तो चीज़ें सिनेरियो चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। ग्लोबली हमारे पास चेंजेस हैं, ग्लोबली चैलेंजेस हैं, उन चैलेंजेस के लिए क्या तैयारी है हमारी? वन लाइन आंसर। उसके लिए तैयारी मैं तो नहीं समझ रहा कि इस टाइम पे कोई भी गवर्नमेंट लेवल के पे कोई इस तरह की तैयारी है, जब तक उसको प्राइवेट सेक्टर्स को ऑन बोर्ड नहीं लिया जाएगा। वन लाइन आंसर तो यही है इसका।
राइट, गवर्नमेंट लेवल पर अभी जो तैयारियां चल रही हैं, जो इतने टफ डिसीजंस लिए जा रहे हैं, आप समझते हैं कि वो जब तक प्राइवेट सेक्टर्स को ऑन बोर्ड नहीं लिया जाएगा, गवर्नमेंट ऑन प्राइवेट बोर्ड नहीं सेक्टर को होना जी, चाहिए। प्राइवेट सेक्टर को ऑन बोर्ड नहीं। वेल आज के दिन हमने जो है वो काफ़ी डिटेल डिस्कशन की है, जिसमें टॉपिक्स को हमने डिटेल जो है वो कोशिश की है कि उनको प्रॉपर्ली डिस्क्राइब किया जाए, जिसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के हवाले से और साथ साथ FDI के हवाले से डिस्कशन की। अदनान साहब भी हमारे साथ मौजूद थे, शुक्रिया आपका। ब्रिगेडियर साहब भी हमारे साथ मौजूद थे, आपने ज्वाइन किया। ओवरऑल बोथ ऑफ यू जेंटलमैन, और साथ साथ उस्मान साहब भी मौजूद थे, तो उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ लाए। इसी नोट पर प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।